हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी आरबीआई बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली के बारे में। ठीक है, यानी आरबीआई बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम के बारे में हमने शुरुआत की। वो जो था वो हमारा भाग 1 था। ठीक है, पार्ट 1। ये हमारा भाग 2 है, पार्ट 2 है। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई जो है वो किस प्रकार से बैंकिंग का सबसे शीर्ष संगठन होने के नाते बैंकिंग को कंट्रोल करता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के नाते वो मुद्रा प्रणाली को भी कंट्रोल करता है। यानी बैंकिंग को एपेक्स इंस्टीट्यूशन के तौर पे कर्व करता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करेंसी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, नियमित करता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से आरबीआई की शुरुआत हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले प्रेसिडेंसीज बैंक थे। 1806 में आपका बैंक ऑफ बंगाल बनता है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया एक दूसरे में 1921 में। अंग्रेज ये चाहते थे कि 1921 में जो बनाया गया था बैंक, जिसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो बाद में आपका भारतीय स्टेट बैंक बन गया 1955 में। ठीक है, तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी को क्यों ना भारत का केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक बना दिया जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो हिल्टन यंग कमीशन था, जो अपॉइंट किया गया था, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रहने दें और एक नया बैंक बनाए जो कि केंद्रीय बैंक के तौर पे कार्य करे। और फिर हमने देखा किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका आता है 1934 के एक्ट के बाद 1935। ठीक है, फिर हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी एक प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक के तौर पे। ठीक है, एक निजी संपदा बैंक के तौर पे। क्योंकि इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन एम था, वो क्या था कि सरकार से क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को अलग कर दिया जाए। इसी वजह से इसको प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक के तौर पे स्थापित किया गया। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो जो नई भारतीय सरकार थी वो ये चाहती थी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकिंग और करेंसी सिस्टम को नियमित करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, उसे सरकार के साथ विलय होना चाहिए, सरकार के साथ मिला होना चाहिए। इसी वजह से इस बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। कब? 1949। ठीक है, इसी के बाद हमने इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है वो देखा था, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है वो देखा था, आरबीआई के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं वो देखे थे। ये सभी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर की। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मौद्रिक नीति से या मौद्रिक नीति निर्माण के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु से, मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में, धन के प्रकार के बारे में, मौद्रिक नीति समिति के बारे में, एमपीसी की संरचना कैसी होती है उसके बारे में, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग से, वो हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ मनी ये हम देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये हम देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ एमपीसी ये हम देखेंगे और एंड में देखेंगे हम सभी का सारांश और समरी। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला जो लेक्चर था उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, इससे पहले आप इस लेक्चर की तरफ आए, क्योंकि इस लेक्चर में कई सारी चीजें हैं जो हम तभी समझ सकते हैं यदि हमें पुरानी चीजों के बारे में पता। ठीक है, हर बार की तरह शुरुआत करने से पहले इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, जिसे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। So a disclaimer is like that the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. असवीकरण
हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में। तो हम देखेंगे वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। अब हमने देखा संशोधित आरबीआई अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति निर्माण इस प्रकार है। संशोधित आरबीआई अधिनियम यानी अमेंडेड आरबीआई एक्ट, मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट पास हुआ था, तब बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ प्राइवेट स्टेक होल्डर बॉडी के तौर पे। कैसे? प्राइवेट स्टेक होल्डर बॉडी के तौर पे इसको स्थापित किया गया। ठीक है, बाद में जब सरकार ने इसका टेक ओवर ले लिया, जब भारत आजाद हुआ उसके पश्चात, तो एक नया एक्ट पास किया गया। इसका नाम क्या था? भारतीय कह सकते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1949, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज कर दिया गया। इसी को हम कहते हैं संशोधित आरबीआई अधिनियम या अमेंडेड आरबीआई एक्ट। तो बेसिकली एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक है। ये क्या हुआ, समझते हैं इसे। देखिए, किसी भी हम वित्तीय साल की बात करें या वित्तीय वर्ष की या फिर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है अक्सर हमारी, वो साल में 4 बार क्यों मिलती है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, असल में ये 4 हिस्सों में बटा होता है, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं। यानी हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हर 3 महीने के क्वार्टर के बाद वापस मिलते हैं ये लोग कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है, क्या चीजें हमने अचीव करी, क्या चीज हम अचीव नहीं कर पाए, इन सबको मिला जुला के देखा जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक है। एमपीसी की बैठक के लिए जो कोरम है उसमें 4 सदस्यों का जरूरी होना शुरू है। यानी एमपीसी की जो भी मीटिंग होगी वो तभी हो सकती है जब कम से कम जो 4 सदस्य हैं पूरी कमेटी के, वो उस मीटिंग में। अगर 4 से कम लोग ही मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग स्थगित हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है। अब देखिए, मान लीजिए कमेटी में 10 लोग बैठे और एक गवर्नर है, यानी टोटल 11 लोग। जो गवर्नर है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है मीटिंग का, उसके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, यानी वो वोट नहीं कर सकता। तो वोट करेगा कौन? वोट करेगा आपका, कौन करेगा वोट? सदस्य वोट करेगा। ठीक है, अब सदस्यों का चक्कर क्या होता है? अगर हम इसको देखें सदस्यों के चक्कर को, देखिए, मान लीजिए अगर 2 निर्णय लिए गए हैं, 2 प्लान है, एक है प्लान ए और एक है प्लान बी। प्लान ए के लिए 5 लोगों ने अपना समर्थन जारी कर दिया, यानी 5 लोगों ने वोट कर दिया। प्लान बी के लिए भी 5 लोगों ने अपना समर्थन जारी कर दिया, यानी 5 लोगों ने वोट कर दिया। अब क्या है, प्लान ए के पक्ष में भी 5 है, प्लान बी के पक्ष में 5 है। तो यहां पे निर्णय नहीं लिया सकता कि हमें किस प्लान के साथ जाना है। ठीक है, तो ऐसे में ये हो जाता है हमारा टाई कंडीशन, यानी समान स्थिति। और इस समान स्थिति को तोड़ने के लिए या एक तरफ फैसला लेने के लिए गवर्नर को एक वोटिंग पावर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं दूसरा या निर्णायक वोट या फिर सेकंड और कास्टिंग वोट। ठीक है, अब ये जो होता है आपका सेकंड और कास्टिंग वोट, गवर्नर किसी भी एक प्लान की तरफ अपना वोट दे सकता है। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नर ने प्लान बी पे अपना वोट जारी कर दिया, अब प्लान बी जो है वो लागू होगा, क्योंकि अब प्लान बी के पक्ष में 6 वोट हैं और प्लान ए के पक्ष में कुल 5 वोट ही। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं मेजॉरिटी है वो प्लान बी की तरफ है, तो प्लान बी इम्प्लीमेंट। ठीक वैसे ही अगर हम इसको उल्टा लेके जाए या रिवर्स कर दें, प्लान आपका जो दूसरा है, यानी
प्लान ए, अगर गवर्नर ने वोट प्लान ए की तरफ कर दिया, ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि प्लान ए जो है और उसको 6 वोट मिल जाएंगे और प्लान बी को सिर्फ 5 ही वोट मिलेंगे। यानी प्लान ए जो है वो ज्यादा वोट लेगा और प्लान बी के पास वोट कम है, तो अब प्लान बी जो है वो इंप्लीमेंट, तो ये तरीका हो, ठीक है। मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने, ठीक है। अब हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण क्या है, उनके बारे में देखें। सबसे पहला उपकरण है हमारा रेपो दर। रेपो दर होता क्या है? यह एक निश्चित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा के तहत सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान कर, यानी ये एक इंटरेस्ट रेट है जो कि फिक्स होगा। और रिजर्व बैंक क्या करता है, किसी भी बैंक को अगर लोन चाहिए इमीडिएटली रातों रात, ठीक है, तो उसको लोन प्रोवाइड कर सकता है शॉर्ट टर्म रेपो रेट, ठीक है। अब हम बात करें कि रेपो रेट के बदले में रिजर्व बैंक क्या लेता है। रिजर्व बैंक कोलेटरल लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का या बाकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का, यानी सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों का, ठीक है। अब यदि हम इसके अनुरूप जाएं तो देखिए एक चीज हमें समझ में आती है यहाँ पे, वो चीज क्या है कि जब भी आपकी महंगाई ज्यादा होगी तो देखिए दो चीजें होती है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, ठीक है। जब भी मांग ज्यादा होगी पूर्ति कम होगी, दाम ऊपर जाएंगे। जब भी मांग कम होगी पूर्ति ज्यादा होगी, दाम नीचे चले जाएंगे, ठीक है। लोगों के पास जब पैसा होता है लोग खर्च करते हैं, जिसकी वजह से मांग बढ़ती है। उसको पूरा करने के लिए पूर्ति इतनी होती नहीं है, जिसके तहत क्या हो जाता है, आपका दाम बढ़ जाते हैं। वहीं पे यदि हम उल्टा जाए, उल्टी तरफ चले जाए, आपका जो दाम है वो कम कब हो जाता है, जब पूर्ति ज्यादा हो, क्योंकि पैसा कम हो तो लोग मांग करेंगे नहीं, दाम कम हो जाएगा, ठीक है। उसी के अनुसार आपका रेपो दर चलता है। यानी मान लीजिए अगर लोगों को पास ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, महंगाई ज्यादा है, और क्योंकि बैंक जो है वो लोगों तक पैसा पहुंचाने का कार्य करता है, काम करता है, इसी वजह से अगर बैंक के पास पैसा होगा बैंक ज्यादा लोन देगा, लोन से लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और लोग ज्यादा खर्च करेंगे, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन लेना भारी पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोन लेते नहीं है, और वो लोन लेते नहीं है तो उनके पास पैसे होते नहीं है, तो वो आगे लोन देते भी नहीं। लोगों के पास अपने आप पैसा कम हो जाता है, लोग लोन देना मतलब लोगों महंगा मांग करना बंद कर देते हैं। वहीं पे जब मंदी का दौर होता है तब रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। जब उनके पास लोन ज्यादा होगा, ठीक है, और लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग अपने आप मांग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो दाम है वो अपने आप बढ़ने लग जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस प्रकार से आपका रेपो रेट कार्य करता है। अब हम आगे जाते हैं, फिर आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। यदि बात की जाए रिवर्स रेपो रेट की तो ये क्या है, यह निश्चित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समाशिक के खिलाफ बैंकों से तरलता को रातों रात अवशोषित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये उल्टा है। रेपो रेट पे बैंक रिजर्व बैंक के पास जाके लोन ले रहे थे, रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंकों के पास जाके लोन लेते हैं। देखो अगर बैंकों के पास पैसा है तो उस पैसे को रख के कुछ करेंगे तो नहीं, वो पैसे का लोन दे देंगे, लोगों के पास पैसा चले जाएगा, लोग मांग करना शुरू कर देंगे। तो जब भी महंगाई ज्यादा होती है तो RBI क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। यानी अगर आप बैंक RBI को लोन देते हैं तो बैंकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जो फायदेमंद रहता है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक RBI को पैसा देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा कम होने लग जाता है। जब बैंकों के पास पैसा कम होता है तो बैंक अपने आप ही लोन नहीं दे पाते हैं,
तो लोगों के पास पैसा होता नहीं, लोग मांग करना कम कर देते। वहीं पे जब मंदी का दर होता है तब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैंक को कोई फायदेमंद नहीं लगता है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन दे। अपने आप ही बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा रहता है, और बैंकों के पास पैसा रहता है तो लोगों को लोन देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने आप लोगों के पास पैसा पहुंचता है, लोग मांग करना शुरू कर देते हैं, दाम बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार आपका रिवर्स रेपो दर काम करता है। अब अगर आप देखें, हमने यहां भी एलएएफ के बारे में देखा, ठीक है। हम पीछे जाएंगे, यहां भी हमने एलएएफ के बारे में देखा। तो ये एलएएफ असल में है क्या? एलएएफ को हम कहते हैं तरलता समायोजन सुविधा, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ये आरबीआई की तरफ से एक तरलता समायोजन सुविधा है जो एलएएफ बैंकों को उनकी दैनिक तरलता बेमेल को समायोजित करने में मदद करती है। यानी मान लीजिए बैंक को रोज दरा पे सामान लेना है देना है, ठीक है। ये सामान क्या होता है? लोन होता है बेसिक। अब यहां पे हमें कंडीशन लेके चलते हैं। बैंक के पास 10 लाख रुपए का डिपॉजिट है, बैंक उस डिपॉजिट का क्या करेगा? लोन देगा। तो बैंक ने उस 10 लाख में से 8 लाख का लोन दे दिया। अब बैंक के पास कुल कितने बचे? 2 लाख बचे। जिन लोगों ने 10 लाख जमा किए थे उसमें से कुछ लोग बैंक के पास पहुंचते हैं और 8 लाख रुपए अपने वापस मांगते हैं। अब बैंक के पास तो पैसा है नहीं, लेकिन बैंक उन्हें पैसे देने से मना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में बैंक क्या करता है? बैंक एलएएफ के तहत लोन लेता है कुछ दिनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सिर्फ डिपॉजिट के लिए हो। अब मान लेते हैं बैंक के पास कुल 2 लाख का डिपॉजिट है, लेकिन अब बैंक को जरूरत है कि वो 8 लाख रुपए का लोन दे, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगा? उस 8 लाख रुपए की आपूर्ति के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले ले। तो जो बैंक के दैनिक कार्य हैं, पैसा जमा करवा के वापस लौटाना या फिर लोन देना, उसके लिए एलएएफ के तहत वो आरबीआई से पैसा लेके अपनी मांग को, अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसमें 2 घटक होते हैं, रेपो पुनर्खरीद समझौता और रिवर्स रेपो। जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरलता की आवश्यकता होती है तो वो रेपो के माध्यम से आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है। जिस दर पे वह धन उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है, रेपो रेट हमने अभी देखा। जब बैंकों के पास धन की अधिकता होती है तो वह रिवर्स रेपो तंत्र के माध्यम से आरबीआई के पास रिवर्स रेपो दर पर पार करते हैं। यानी जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, तब वो उस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हैं अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो। फिर आता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं एमएसएफ। यहां भी आप देख सकते हैं इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है? यह एक सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अब देखेंगे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हमने उससे पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। तो असल में ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो असल में आप ये कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1954 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन, ठीक है। उन्हें ही हम कहते हैं कि आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक। असल में रिजर्व बैंक से अपने सार्वजनिक तरलता अनुपात पोर्टफोलियो में डुबकी लगाकर एक सीमा तक अतिरिक्त राशि रातों रात उधार ले सकते हैं जो कि दंडात्मक ब्याज पर होती है, ठीक है। यानी मान लीजिए आमतौर पे बैंक जो है वो एलएएफ के तहत ही पैसा उठाते हैं अगर उन्हें जरूरत होती है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अगर बैंक के पास एक ऐसी जरूरत आ गई है जिसपे उन्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत है, यानी उन्हें अपने एलएएफ से जुटाए गए पैसे से भी ज्यादा पैसे की जरूरत है, तब वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का उपयोग करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। लेकिन असल में बैंकों को ऐसा करने से मना किया जाता है ताकि बैंक अपने लालच में पैसे को डुबा ना दे। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन तो दे देगा लेकिन दंडात्मक ब्याज पर, यानी पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
यह बैंकिंग प्रणाली के लिए अप्रत्याशित तरलता झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा वॉल्व प्रदान करता है। यानी जो बैंक को एकदम से झटका मिल गया, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, उससे बचने के लिए बैंक ये लोन ले सकता है, लेकिन दंडात्मक ब्याज के साथ। एमएसएफ दर और रिजर्व रेपो दर दैनिक वेटेड औसत यानी कॉल मनी दर में आंदोलन के लिए गलियारा निर्धारित करती है। अब क्या है बैंक दर? बैंक रेट क्या होता है आपका? असल में ये है वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक लंबी अवधि के लिए विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पात्रों को खरीदने या पुनः छूट देने के लिए तैयार है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की जाती है। अभी तक आपने जो भी देखा, लाइक LAF, MSF या रेपो रेट वगैरह, ये सब जितने भी आपने देखे, ये सभी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होते हैं, यानी जब कुछ ही देर दिनों के लिए लोन दिया जाए। बैंक दर होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, ठीक है, जब कई सालों के लिए लोन दिया जाए। इस दर को MSF दर के साथ अलाइन किया जाता है, मिलाया जाता है। इसीलिए जब भी MSF दर नीति रेपो दर में बदलाव के साथ बदलती है, यह स्वचालित रूप से बदल जाती है क्योंकि दोनों आपस में जुड़े होते हैं। फिर आता है हमारा नकद आरक्षित अनुपात, जिसे हम CRR के नाम से भी जानते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि बैंक से बड़ा लालची कोई नहीं, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक पैसा लेके उसे लोन देने की कोशिश करता है ताकि उसकी कमाई हो सके। ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो पैसा बैंक ने लोन के तौर पे दिया है वो बैंक को सही समय वापस मिल जाए। तो जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा करा है उनका पैसा डूब जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि बैंकों को कुछ पैसा अपने पास अनुपात के तौर, आरक्षण के तौर पे या रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। तो इसी में से एक आता है हमारा CRR, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यानी मान लीजिए अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो बैंक 100 करोड़ के 100 करोड़ का लोन नहीं दे सकता। वो सिर्फ लोन कितने का देगा? कुछ ही परसेंट का, यानी उसमें से 4% आमतौर पे बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाने पड़ते हैं, 4% तक। यानी हम उदाहरण के लिए इसको कर लेते हैं अपना 4 करोड़, ठीक है। तो 4 करोड़ रुपए बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो औसत दैनिक शेष राशि जो बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे शुद्ध मांग और समय देनदारियों यानी NDTL, जिसे हम जानते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के तौर पे, ऐसे प्रतिशत के रूप में होती है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर सकता है, ठीक है। यानी ये वक्त के साथ बदलती रहती है, टोटली डिपेंड करता है कि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है उसके ऊपर। फिर आता है हमारा सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे हम जानते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR के तौर पर। तो ये असल में NDTL का वह हिस्सा है जिसे बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखना आवश्यक है, जैसे कि बिना वादा वाली सरकारी प्रतिभूतियां, नकद और सोना। यानी ये भी एक रिजर्व रेशियो ही है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो की तरह बैंक इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं रखता है, बल्कि खुद के पास ही रखता है। और बैंक के पास ये छूट है कि वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, सोना खरीद सकता है, जिससे कि बैंक के पास पैसा भी रहे और उसे लाभ भी मिलता है, ठीक है। SLR में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। फिर आता है हमारा खुला बाजार संचालन, OMOs। ये क्या होते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार संचालन का इस्तेमाल करता है पैसे को खींचने के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए। जब महंगाई ज्यादा है, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेच देगा। उन्हें बेचेगा किसे? लोगों को। लोग जब प्रतिभूतियां खरीदेंगे, पैसे दे देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। वैसे ही जब मंदी का दौर चल रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, लोगों को सिक्योरिटीज लोगों से खरीदना शुरू कर देगा। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी खरीद लेगा, बदले में देगा पैसा,
लोगों के पास पैसा होगा, लोग अपने आप मांग करना शुरू कर देंगे और मंदी की दर जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है हमारा बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। मौद्रिक प्रबंधन के लिए इस उपकरण को 2004 में पेश किया गया था। बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार जुटाई गई नकदी को एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में ही। फिर आता है हमारा पैसा क्या है। देखिए, पैसे के प्रकार समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैसा है क्या, मनी असल में है क्या। तो पैसा मूल रूप से एक विनिमय माध्यम है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है। आदर्श पैसे की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, विनिमय का माध्यम होता है, यानी आप एक चीज के बदले पैसा दे सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, आप बाजार गए, आपको कोई मोबाइल फोन पसंद आया, आपको मोबाइल फोन चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप दुकानदार को पैसा देते हैं, बदले में आप उससे मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। यही होते हैं। ठीक है। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पैसा दो और फोन खरीद लो। दूसरा, यह एक आर्थिक वस्तु है, यानी यह एक इकोनॉमिक गुड है क्योंकि इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, यह आर्थिक गणना का साधन है, यानी इकोनॉमिक कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी भी जगह की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कैलकुलेशन पता करनी है, उदाहरण के लिए आपके पास एक जमीन है, आपको पता करना है कि इसकी इकोनॉमिक कैलकुलेशन क्या है, तो आप क्या करते हैं कि ये जमीन 10 लाख की है, 20 लाख की है, 40 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, क्या है ये आप पैसे में ही तो नाप रहे हैं। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम आर्थिक गणना के साधन के तौर पे भी करते हैं। अब मानक मुद्रा क्या है? स्टैंडर्ड मनी सिस्टम कहते हैं। यह उस प्रकार की मुद्रा है जिस संदर्भ में देश की सभी अन्य प्रकार की मुद्राओं को मापा जाता है। असीमित कानूनी निविदा है और इसे मुफ्त सिक्का बनाने के अधीन किया जाता है, अर्थात कोई भी अपना धातु ला सकता है और इसके सिक्के बनवा सकता है। इस प्रकार में इसका वास्तविक या अंतर्निहित मूल्य इसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, क्योंकि ये महंगे पदार्थों जैसे सोने और चांदी से बनी होती है, या फिर कभी कभी दोनों को मिलाकर ही इसे बना दिया जाता है। अब टोकन मनी क्या होता है हमारा? यह वह पैसा है जो सस्ते धातु से बनाया गया। यह एक सीमित कानूनी निविदा है, स्वतंत्र सिक्का बनाने के अधीन नहीं है और इसका अंकित मूल्य इसके आंतरिक या धातु मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि सस्ती धातु से बनाया गया। वस्तु मुद्रा क्या है, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी? ये क्या होता है? सबसे सरल प्रकार की मुद्रा है जिसका उपयोग विनिमय प्रणाली में किया जाता था, जहां मूल्यवान संसाधन मुद्रा के कार्य को पूरा करते थे। इस प्रकार की मुद्रा का मूल्य उस संसाधन के मूल्य से आता है जिसका उपयोग उद्देश्य के लिए किया जाता है। फिएट मनी क्या है? फिएट मुद्रा वह प्रकार की मुद्रा है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इसे किसी मूल्यवान संसाधन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस मुद्रा का मूल्य सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इसे सभी लेन देन उद्देश्यों के लिए कानूनी साधन बनाता है। उदाहरण हो सकते हैं कागजी मुद्रे और सिक्के जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। मुद्रा आपूर्ति पे संक्षिप्त जानकारी यदि हम देखें, अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल धनराशि को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। इसमें मुद्रा, मुद्रित नोट, जमा खातों में धन और अन्य तरल संपत्तियों के रूप में धन शामिल होता है। आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के 4 मापदंडों का उल्लेख किया है, जैसे कि M1, M2, M3 और M4। यह मापदंड मुद्रा सर्जन क्षेत्रों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की मुद्रा उपयोग क्षेत्रों की प्रति मौद्रिक देयता को दर्शाते हैं, जिन्हें देश के भीतर जनता कहा जाता है। अब हम देखें माप और परिभाषा। सबसे पहला है हमारा M1, संकीर्ण मुद्रा। जनता के पास मुद्रा और उसके साथ साथ बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा मांग और आरबीआई के साथ अन्य जमा सारी मिला दी जाती है। M2, M1 प्लस डाकघर बचत जमा। M3, विस्तृत मुद्रा। M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ समय जमा। M4, M3 प्लस कुल डाकघर जमा। जनता के पास मुद्रा,
जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी को कुल प्रचलन में मुद्रा से घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रचलन में मुद्रा में नोट, रुपए और छोटे सिक्के शामिल होते हैं। बैंकों के साथ मांग जमा सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों के तहत मांग जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम देखें अन्य अन्य भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा। मौद्रिक संकलन के उद्देश्य से आरबीआई के साथ अन्य जमा में विदेशी केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय संस्थानों, वित्तीय संसाधनों से जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता, डीईए निधि में शेष राशि और आईएमएफ खाते की शुद्ध विविधता जमा शामिल। डाकघर बचत जमा के तहत कुल संचित राशि है। बैंकों के साथ समय जमा सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के साथ समय जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिजर्व मनी क्या है? M0। रिजर्व मनी, जिसे बेस मनी या हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था में मनी स्टॉक का अत्यधिक तरल घटक है। अन्य मौद्रिक समुच्चयों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुल मौद्रिक देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, क्रियाएं और बाजार संचालन जो इसके बैलेंस शीट के आकार में परिवर्तन का कारण बनते हैं, रिजर्व मनी में परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आरबीआई अधिनियम को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति के एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सके, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। दूसरा, समिति को 2016 में भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया था। तीसरा, मौद्रिक नीति समिति को निर्देशित लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीति दर, रेपो दर तय करने का कार्य सौंपा गया जाएगा। चौथा, मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए एक सीमित आधारित दृष्टिकोण मौद्रिक नीति निर्णयों में बहुत मूल्य और पारदर्शिता जोड़ेगा। पांचवा, मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करेगी। छठवां, आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होंगे और एमपीसी के अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ताकि निर्णय लेते समय केंद्र सरकार का जो व्यू पॉइंट है, जो उनका नजरिया है, वो भी रखा जा सके। भारत की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जो कि भारत में ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार। मौद्रिक नीति समिति बैठक के वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है और प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और टाई की स्थिति में गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा। समिति का वर्तमान जनादेश 31 मार्च 2021 तक 4 वार्षिक मुद्रास्फीति बनाए रखना है, 6% की ऊपरी सहनशीलता, 2% की निचली सहनशीलता। यह आमतौर पे सेम रहता है, तो इसमें कोई भी इतना बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। छोटा मोटा बदलाव हो सकता है, तो वो आप गूगल पे लगातार चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है। यहाँ पे हमने विषय को समाप्त कर लिया है। अब यदि हम बात करें सारांश की, समरी की, हमने देखा मौद्रिक नीति और मौद्रिक आपूर्ति को, जिसमें हमने मौद्रिक नीति ढांचा देखा, मौद्रिक नीति समिति देखी। इसके पश्चात हमने मौद्रिक नीति के उपकरण देखे, जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तरलता समायोजन सुविधा, मार्जिन स्टैंडिंग सुविधा, बैंक दर देखा हमने, वैधानिक तरलता अनुपात देखा हमने, मुक्त बाजार संचालन देखा हमने, बाजार स्थिरीकरण योजना देखी हमने, धन के प्रकार देखे, जैसे मानक धन, टोकन धन, वस्तु धन, फिएट धन, मुद्रा आपूर्ति देखी हमने, मुद्रा आपूर्ति के माप देखे, जैसे M1, M2, M3, M4, आरक्षित धन देखा हमने, आरबीआई अधिनियम संशोधन 2016 देखा हमने, और इसके साथ साथ हमने नोट्स देखे और इसके साथ हमने कर लिया है इस विषय को समाप्त। ठीक है, तो ये आप सभी से निवेदन है कि इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।